Today we will start work power energy. Work, power and energy. चलो हम सर्कुलर पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, एनएलएम पढ़ चुके हैं. अगर हम वर्क पावर एनर्जी बात करें सबसे पहली चीज हमें पढ़नी चाहिए वर्क. क्या पढ़ना चाहिए? वर्क. वर्क और एनर्जी एक ही बात है. कुछ एक बात तो नहीं कह सकते पर उनकी यूनिट सेम है. क्या सेम है? यूनिट. हमने किसी चीज को कार्य करा तो उसको एनर्जी मिली, पर किस प्रकार मिली, कैसे कैसे क्या हुआ, उसकी चर्चा हम किसमें करेंगे? वर्क में. किसमें करेंगे? वर्क में. अगर हम सिंपल सी बात करें तो वर्क क्या चीज? वर्क. हाउ वर्क इज डिफाइंड. कैसे वर्क को डिफाइन करा गया? पहली बात ये स्केलर है कि वेक्टर? सब लोग बताओ. ये स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. क्या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है? हाँ हो सकती है. तो इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं और जीरो भी ले सकते हैं. बहुत बढ़िया. इसकी यूनिट क्या होती है भाई? जूल. वो यूनिट होती है जो एनर्जी की होती है. सीजीएस मार्क याद है कि भूल गए हो? पक्का है ना? 1/10⁻⁷ आर्क है ना? कोई अपनी एसआई यूनिट है. कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट. ठीक. ये अपनी वर्डन की यूनिट है. बेसिकली हमने किसी चीज को कार्य करा तो उससे उसमें क्या हुआ? हो सकता है उसमें कंप्रेशन आया हो सकता है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आई हो. इट डिपेंड्स. हमने एनर्जी दी हो, उसके कई फॉर्म में जा सकती है. चलो भाई ठीक, देखते हैं. हाउ वर्क डन इज डिफाइंड. वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन सिंपल. अगर किसी ब्लॉक पर ऐसे बताया गया कि अगर सिंपल कोई ब्लॉक है, मास m है, उस पर अगर कोई फोर्स लगाया जाए, सब इंपैक्ट फोर्स का ही है. फोर्स लगाएंगे तो कार्य होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो अपन एनर्जी पे चर्चा करेंगे. मान लो कि किसी चीज पे मैंने ऐसे F लगाया. हम जानते हैं ऐसे F लगाया, क्या ये ब्लॉक सीधा चलेगा कि कैसे चलेगा? क्या डिस्प्लेसमेंट इधर होगा? बोलो क्लियर. मान लो कि पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हो गया ds. कितना डिस्प्लेस हो गया? ds. बोलो क्लियर. तो हमने बोला कि असलियत में ये जो F है, इसके इधर वाले कंपोनेंट ने इसको चलाया, तो अपन ध्यान से देखें क्या हो? प्रोजेक्टर फिर ds. अब जो वर्डन आया, क्या आया? वर्डन को डिफाइन करा गया बेसिकली. अगर अपन सिंपली बात करें तो dw इज डिफाइंड एज F.ds. अपन तो इसी से मतलब रखें. F.ds. F इज द फोर्स वेक्टर, ds इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट. याद है स्केलर प्रोडक्ट अपन ने पढ़ा था एक, है ना? वो वाला प्रोडक्ट. dw इक्वल्स टू F.ds. ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बट डॉट प्रोडक्ट से जो चीज आती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर. पर क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. अगर 90 डिग्री हो कोई बुराई वाली बात नहीं है. तो dw इक्वल्स टू F.ds. dw इक्वल्स टू F.ds. कोई बुराई वाली बात नहीं है. चलो भाई बहुत बढ़िया. dw इक्वल्स टू F.ds. देखो ये सिंपल बात है. अगर हम सिंपल एप्लीकेशन करें, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक पेंडुलम है जो ऐसे घूम रहा है. क्लियर? पक्का? बताओ वर्क डन बाय टेंशन. सिंपल सवाल. बताओ वर्क डन बाय टेंशन. जीरो. क्यों जीरो? वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू जीरो. बोलो क्यों? क्या टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है? टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. यस और नो? तो कई जगह ऐसा आएगा जहां पे वर्डन जीरो आएगा, जहां पे क्या जीरो आएगा? वर्डन. पर केस टी की इंपॉर्टेंस नहीं है. पहली बात आप ऐसा ना समझे कि वर्डन जीरो इसका मतलब उस फोर्स की कोई वैल्यू नहीं है. नहीं. सोच के देखो कि अगर ये टेंशन नहीं होती तो क्या पेंडुलम सर्कुलर जैसा करता? नहीं. अपने मन से भावनाएं निकाल दे कि अगर किसी फोर्स का वर्डन जीरो है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ये गलत सोच है. पहली बात. वर्डन नहीं कर रहा अलग बात है, बट हो सकता है वो उसकी दिशा चेंज. वर्डन नहीं करने का मतलब उसने उसको कोई एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करी, बट उसकी इंपॉर्टेंस है. ऐसा नहीं है कि नहीं है. जैसे मान लो अपन ध्यान देखें, मान लो हम अपने सन को, किसको? सन को और अर्थ को देखें. मान लो हम सन और अर्थ को सर्कुलर मान लें. क्या मान लें? सर्कुलर. अगर हम अर्थ को इसके सन के अबाउट सर्कुलर पाथ में मान लें तो सोचो क्या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इधर आता है? तो व्हाट इज वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? कितना हो जाएगा? जीरो. इसका मतलब क्या सन और अर्थ के बीच के फोर्स की वैल्यू नहीं है? नहीं है. बिल्कुल वैल्यू. हम सब जानते हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो दिन रात कुछ भी नहीं होते, हम जैसा शायद चीजें कर भी नहीं पाते. तो असलियत में ये बात दिमाग से निकाल दें कि अगर किसी फोर्स का वर्डन जीरो है, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तो dw इक्वल्स टू F.ds. dw इक्वल्स टू F.ds. ये इसका डिस्प्लेसमेंट है. थोड़ी सी चर्चा में इस डिस्प्लेसमेंट पे आपसे कर लेता हूं. आप इसको समझिए. डिस्प्लेसमेंट किस चीज का है? किसका डिस्प्लेसमेंट है ये? ds किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है? ब्लॉक का कि फोर्स का? सर एक ही तो बात है सर. बिल्कुल. इस सवाल में एक ही बात है. पर असलियत में क्या है मैं आपको समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि
एक ब्लॉक है ऐसे दीवार पे रखा हुआ है, क्लियर? स्पंज, स्पंज समझते हो? स्पंज का ब्लॉक है, स्पंज। सोच के देखो, अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं उंगली से, क्या ब्लॉक चलेगा कि रुका रहेगा? ब्लॉक तो रुका रहेगा, दीवार है पीछे, पर क्या मेरी उंगली इसके अंदर घुस जाएगी? घुसेगी नहीं घुसेगी? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपका स्पंज में घुसाने के बाद आपकी उंगली ऐसी हो जाएगी, बोलो होगी नहीं होगी? स्पंज में अगर घुसाए, क्या ब्लॉक हिला? नहीं, ब्लॉक नहीं हिला, पर फिर भी क्या अपने जो अपना जिस जगह हमने फोर्स लगाया था, क्या वो जगह अंदर घुस गई? वो जगह अंदर घुस गई। इसका मतलब क्या हमने कार्य करा? हाँ, असलियत में ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस जगह हम फोर्स लगा रहे हैं उसके डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, उससे जो चीज अटैच है वो हिल भी सकती है और नहीं भी हिल सकती। जैसे इस पर्टिकुलर केस में जिस जगह मैंने फोर्स लगाया, क्लियर है एकदम? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, असल में जिस जगह मैंने पॉइंट लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। असलियत में ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ध्यान से देखो तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक? ds ऑफ ब्लॉक 0, ds ऑफ ब्लॉक 0। बोलो क्लियर एकदम? ऐसे अपन समझ सकते हैं, ब्लॉक तो चला ही नहीं सर, ब्लॉक तो वही है सर, है ना? बट क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई, यानी कि वर्क डन जो आया वो नॉन जीरो आया। कैसा आया? नॉन जीरो। कैसा आया? नॉन जीरो। तो मैंने आपको एक चीज समझाई असलियत में, ऑल्दो आपके लिए 99% सवालों में वो ही डिस्प्लेसमेंट होगा जो ब्लॉक का होगा, क्योंकि हम जितने भी ब्लॉक लेते हैं वो सब इनएक्सटेंसिबल और अनकंप्रेसिबल लेते हैं। बट फिर भी अपने को बात समझ में आनी चाहिए कि dw बराबर f डॉट ds में जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या पिक्चर क्लियर है एकदम? चलो अपनी स्क्रीन को पॉज करो 2 मिनट के लिए और जो बोर्ड पे लिखा हो सब उतार लो। स्क्रीन को पॉज करो और जो बोर्ड पे लिखा हो सब उतार लो। चलो, तो वर्णन के बारे में हम एक फॉर्मूला तो समझ गए, d बराबर f डॉट ds, f डॉट ds, f डॉट ds, उसकी यूनिट जूल जैसी होती है, वो अपन समझ में आ गई अपने को। ठीक है भाई, अपन ये बात भी समझ गए। और बात करते हैं भाई, मेनली हमें वर्णन निकालना आना चाहिए, हमें वर्णन निकालना आना चाहिए। देखो कैसे अलग अलग फोर्सेस का वर्णन हमें निकालना आना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं एक सिंपल कि एक बॉडी है, मास m, एक ब्लॉक है जिसपे फोर्स लग रहा है। सपोज आपको फोर्स दे दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इस ब्लॉक को ले जाया जा रहा है सपोज करो 1,2 से 3,4। आपसे पूछा गया फाइंड आउट द वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B। अब हमें पता है ये वेक्टर फॉर्म है तो हम इसको वेक्टर की तरह ही लिखेंगे। हमें पता है कि इसे लिखा जाता है f डॉट ds। मैं तो बेसिक से लिखता हूं भाई, अगर हम वर्क डन निकालना है तो देखो dw बराबर क्या लिखा जाएगा? f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसे लिखना चाहिए f वेक्टर डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। बोलो सही बोल रहा हूं क्या? का इंटीग्रेशन इज द टोटल वर्क डन। बोलो सही है क्या? चलो अब f के लिए लिख दो। f के लिए कितनी है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, है ना, डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। ठीक, सिंपल है। अब देखो तो अपन क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 2dx प्लस इंटीग्रेशन 3dy प्लस इंटीग्रेशन 2dz। चलो x की लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 3। z भी इसमें कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1, कुछ भी ले लो, 3, है ना, 1 से 3। y की लिमिट 2 से 4, z की लिमिट 1 से 3। क्या इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा? 2x, लिमिट लगाओ 3 माइनस 2, क्या 4 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 4, हाँ ये भी कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, वो कितना हो जाएगा? 4। कितना आया? 14 जूल। सवाल ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, मेन बात थी ऐसे लिखना। आपको जब भी वर्क डन किसी भी वेक्टर फॉर्म में दिया हो, क्या अपन वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं?
अपन वर्डन को ऐसे लिख सकते हैं, उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल सवाल मैं आपको वर्डन बताता हूं, देखो ध्यान से। मान लो मैं आपको बोल दूं कि एक ब्लॉक है, सिंपल सवाल सब लोग सभी बताएंगे। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का, इधर लग रहा है 37 डिग्री पे, क्लियर है एकदम, है ना। और मैं बोलूं 2 kg का मास है, और आपको बोला जाए कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, म्यू इक्वल्स टू 0 है, टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की रफ्तार भी 0 है, ठीक। अब आपसे पूछा जाए बताओ वर्डन इन 2 सेकेंड्स, वर्डन इन 2 सेकेंड्स, क्या आप सवाल कर सकते हो सब लोग? सिंपल सवाल है बिल्कुल। क्या आप स्क्रीन को रोको 30 सेकंड्स के लिए और ये सवाल कर दो, मुझे नहीं लगता है कोई बहुत टफ सवाल है। वर्डन इन 2 सेकंड्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या वर्डन इन 2 सेकंड का मतलब क्या हमें 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए? क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या हमें इसका एक्सेलरेशन लिखना आना चाहिए? 10 का इधर कंपोनेंट क्या 8 है, 8/2 का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एस बराबर ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, यानी कि हाफ 4 into 2 स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं। 2 ने 2 को मार दिया, आया 8 मीटर, यानी कि वर्डन जो अपना आया वो कितना आया, वो आया 10 into 8 into cos 37, यानी कि आंसर आया 8 8 64 जूल। बोलो यस और नो। क्या इस तरह के सवाल होंगे सब लोग कर लेंगे? क्या इस तरह के सवाल होंगे सब लोग कर लेंगे? पक्का? कोई खास बात? बहुत सिंपल, बहुत लल्लू। और देखें मान लो मैं आपको एक सवाल दूं, देखो ध्यान से, कि एक ट्रक है ना, एक ट्रक है, वो ट्रक एक रोड पे चल रहा है। मान लो उस ट्रक पे एक वेज रखी हुई है, मान लो ट्रक की रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड है, कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। चलो पहली बात, ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, ये फिक्स्ड है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया 2 kg का, कितने का? ये एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक। पहले तो ये क्यों रेस्ट पे रहेगा बताओ? क्या इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा होगा? क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा, तभी ये रेस्ट पे रहेगा, वरना रेस्ट पे रहना पॉसिबल नहीं है। तो बताए सवाल क्या पूछा? सवाल पूछा फाइंड आउट द वर्डन, फाइंड वर्डन इन 2 सेकेंड, फाइंड वर्डन इन 2 सेकेंड। मान लो ऐसी बात हमसे पूछी गई, फाइंड वर्डन इन 2 सेकेंड। अब देखो आराम से स्क्रीन को पॉज करो 1 मिनट के लिए और सवाल को करो, फिर सॉल्यूशन देखना। पॉज कर लो स्क्रीन को, चलो देखो अब सिंपल क्या है। 2 kg वाले ब्लॉक पे ध्यान से देखो तो आपसे पूछेगा वर्डन बाय फ्रिक्शन, वर्डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकंड। तो वर्डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकंड कैसे करेंगे? वर्डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकंड, वर्डन बाय फ्रिक्शन, देखो ध्यान से। अगर आप इस 2 kg को ध्यान से देखो तो इस 2 kg पे नीचे लग रहा था 20 sin 37, 20 sin 37 का मतलब 12 न्यूटन। क्या ये 12 न्यूटन को बैलेंस कौन कर रहा था? फ्रिक्शन। कौन कर रहा था? फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन पीछे लग रहा था? क्या फ्रिक्शन के लिए 12 न्यूटन ही थी? अब सोचो 2 सेकंड में पूरा सिस्टम कितना चल गया? 2 सेकंड में पूरा सिस्टम चल गया 8 मीटर। कितना चल गया? 8 मीटर। सोचो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये एंगल 37 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शनल फोर्स में ये एंगल है, ये 37, ये 37, ये 180 माइनस 37। बोलो सही है क्या? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वर्डन बाय फ्रिक्शन क्या हुआ? वर्डन बाय फ्रिक्शन हुआ, सब लोग ध्यान से देखें, वर्डन बाय फ्रिक्शन हुआ 12 into 8 into cos 180 minus 37, cos 180 minus 37 is minus cos 37। सही बोल रहा हूं क्या? लिख लो पूरा, cos 180 minus 37, 180 minus 37 is nothing but 12 into 8 into cos 180 minus 37 is minus cos 37। कितना? minus cos 37। minus cos 37 का मतलब कितना हुआ? cos 37 के लिए 4/5, यानी कि 12 into 8 into 4/5 माइनस के साथ। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? सोच, क्या इसी सवाल में मैं आपसे नॉर्मल का वर्णन भी पूछ सकता था? बिल्कुल सोचो, क्या नॉर्मल ऐसे था? सोच, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे होता? क्या नॉर्मल इधर 16 के बराबर होता? नॉर्मल का वर्णन बताओ, पॉजिटिव आता नेगेटिव? पॉजिटिव। देखो, क्या मैं आपसे नॉर्मल का वर्णन भी पूछ सकता था? क्या मैं आपसे फ्रिक्शन का वर्णन भी पूछ लिया है? इस तरह के भी सवाल होंगे तो हमें वर्णन निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, क्या वर्णन डिपेंड्स ऑन फ्रेम? क्या वर्णन डिपेंड्स ऑन फ्रेम? बताओ। यस। क्या वर्णन डिपेंड्स ऑन फ्रेम? यस, बिल्कुल। वर्णन डिपेंड्स ऑन फ्रेम, वर्णन डिपेंड्स ऑन फ्रेम।
वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम से क्या मतलब, क्यों वर्क डन क्यों फ्रेम पर डिपेंड करता है? देखो क्या dw इक्वल्स टू f डॉट ds, हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम? हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम? कोई बुरे वाली बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। पक्का सच्ची, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। क्लियर है एकदम? ठीक भाई। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम, इसलिए वर्क डन भी डिपेंड करता है। जैसे ये जो मैंने वर्क डन पूछा 2 सेकंड में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकंड, तो ये अंडरस्टूड था कि ग्राउंड फ्रेम में था। कौन से में था? ग्राउंड फ्रेम। बोलो क्लियर? अगर इसी सवाल में मैं चीटा बन के यहां बैठ जाता, कहां बैठ जाता? ट्रक पे। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू चीटा? क्या आंसर होगा आप लोगों का? सोच के बोले, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू चीटा? बताओ क्या आंसर होगा आपका? ऑब्वियसली 0। क्या होगा? 0। क्यों होगा 0? अरे क्या चीटे के लिए इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं। 8 मीटर तो चलिए थोड़ी चलेगा चीटे के लिए, चीटे के लिए तो 0 चलेगा। चीटे के लिए कितना चलेगा? 0। और अगर वो चीटे के लिए 0 चलेगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। इसलिए एक बात याद रखें कि वर्क डन बाय एनी फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम। वर्क डन बाय एनी फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम। वर्क डन बाय एनी फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम। क्या पिक्चर क्लियर है एकदम? पक्का। ऐसे कई प्रकार के सवाल आ सकते हैं। हो सकता है हम पूरे सिस्टम को लिफ्ट में रख दें, लिफ्ट ऊपर ले जाएं, एक्सेलरेट कर लें। सोचो एक्सेलरेट कर लेंगे तो क्या सूडो भी आने लगेगा? तो कई प्रकार के सवाल ऐसे अपन कर सकते हैं। बेसिक अगर कोई भी ऐसे सवाल हो तो अपने को उनको करना आना चाहिए। और देखो, मान लो मैं आपको बोलूं कि और किस किस तरीके सवाल आ सकते हैं, देखते हैं ध्यान से। मान लो मैं आपको बोलूं कि, सब लोग देखें ध्यान से, देखो मान लो कि अपन 2-3 सवाल इस प्रकार के कर लेते हैं कि कोई ब्लॉक है। क्या है? कोई ब्लॉक जिसका मास m है। मैं कह रहा हूं इस पर फोर्स लग रहा है, ये ओरिजिन पे रखा है। कहां रखा है? सपोज इट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। मान लो इसमें फोर्स लग रहा है t इक्वल्स टू 0, कोई रफ्तार नहीं है, u इक्वल्स टू 0 है, कोई बुराई नहीं है। मान लो फोर्स की वैल्यू लग रही है 2x प्लस 2। फोर्स की वैल्यू है 2x प्लस 2। बोलो क्लियर? पक्का? क्या फोर्स वेरीज विद x? बेसिकली मैं आपको सवाल कराना चाहता हूं कि अगर फोर्स x का फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो? x का, तो भी हमारे लिए वर्क डन निकालना कोई खास बात नहीं है। तो अगर फोर्स x का फंक्शन हो तो वर्क डन क्या होगा? मान लो अपना पार्टिकल यहां से 5 मीटर पे पहुंच गया। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स। बेसिकली सवाल वो है जिसमें मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता हो। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता हो तो हमारे लिए सवाल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स के लिए अगर अपन चर्चा करें तो ऐसे f बराबर 2x प्लस 2, 5 मीटर, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स। देखो अगर आप बहुत ध्यान दें तो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। जैसे ही वेरिएबल आए क्या मन में विचार आ जाना चाहिए कि यार ये इंटीग्रेशन से होगा। किससे होगा? इंटीग्रेशन से होगा। चलो भाई कैसे होगा देखते हैं। f बराबर 2x प्लस 2, देखो 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 इंटीग्रेशन से कैसे होगा, आइए देखते हैं। dw की वैल्यू थी, मान लेते हैं कि हम ऐसा समझे कि हमारे ब्लॉक को हम x दूरी से जाके dx दूरी पे ले गए। ये dx इतना छोटा है कि इस x के को कांस्टेंट मान लेने में कोई बुराई नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स को कांस्टेंट मान लेने में कोई बुराई नहीं है। तो यहां से लेकर यहां तक जो dw वर्क डन हुआ, क्या वो हुआ 2x प्लस 2, एंगल 0 है, 2x प्लस 2 इंटू dx। कैसे छोटे 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 बहुत सारे वर्क डन हमें जोड़ने 0 से 5 तक। कहां से कहां तक? 0 से 5 तक। 0 से 5 तक। तो क्यों ना हम लिमिट लगा लें? क्या लगा ले? लिमिट। क्या टोटल सारे वर्क डन को जोड़ने के लिए लिमिट लगा लेनी चाहिए? बिल्कुल। तो लिमिट लगाएं x की कहां तक? 0 to 5 टोटल वर्क डन। वर्क डन टोटल इक्वल टू जो भी अब आपको सॉल्व करना है वो देखो आपको दिखाई दे रहा है x स्क्वायर प्लस 2x लिमिट 0 to 5 तो 25 प्लस 10 यानी कि 35। सवाल को सिर्फ ऐसे न समझे, अपन ही समझे कि अगर मुझे कभी भी फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x पता हो, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x पता हो, क्या मैं वर्क डन निकाल सकता हूं? हाँ, अगर मुझे फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x पता हो तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कई बार इन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ से भी कर देते हैं। किससे कर देते हैं? ग्राफ से। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो dw इज बेसिकली, अगर अपना फोर्स की बात करें, अगर सिर्फ ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक ब्लॉक है और फोर्स ऐसे लग रहा है और वो x का फंक्शन है, बोलो क्लियर, तो अपन क्या लिखते हैं? फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x,
इंटू dx का इंटीग्रेशन, यही तो वर्णन है, बोला है नहीं है। मान लो कि आपको एक ग्राफ बना दिया जाए जिसमें फोर्स और एक्स का ग्राफ दिया जाए, देखो ये एक्स और ये फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, बोलो क्लियर। कोई भी ग्राफ है, कुछ भी आर्बिट हो सकता है, ठीक। अब सोच के देखो एफ एक्स dx, मान लो ये ग्राफ है, यहां से यहां अपन जा रहे हैं, ठीक, ये अपने फोर्स का ग्राफ है। तो सोचो एफ एक्स dx, क्या चीज, एफ एक्स dx, क्या चीज, एफ एक्स और dx। क्या एफ एक्स dx इज बेसिकली y dy, सॉरी y dx, y dx is basically what? y dx is basically एरिया अंडर कर्व। देखो किसी भी समय पे जो fx है और ये जो dx है इसका एरिया, क्लियर, ये एरिया ही के अपने को आगे ले जाएगा, यानी कि वर्कडन इज व्हाट, वर्कडन कैन बी टेकन एज एरिया अंडर fx कर्व, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। मतलब अगर कभी एफ और एक्स का कर्व दिया हुआ हो और आपसे वर्णन पूछा जाए तो आपको एरिया अंडर एफ एक्स कर्व लिखना आना चाहिए। तो बस लिख दो सिंपल। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल पूछ लूं जिसमें कोई खास बात नहीं है और मेरे हिसाब से सब लोग कर पाएंगे कि फोर्स को ऐसे लिखा गया, देखो ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, फोर्स के लिए 10 न्यूटन, क्लियर। पूछा गया वर्णन टिल 4 मीटर, तो आपका आंसर क्या होगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट एरिया लिख दें, एरिया लिख दें 10 2 20 और ये कितना 10, यानी कि 30 जूल, कितना 30 जूल। यानी कि अगर f इज ए फंक्शन ऑफ x हो, f इज ए फंक्शन ऑफ x हो तो हमें सवाल करने में कोई तकलीफ नहीं है। बोलो क्लियर है सबको, पक्का। चलो 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करो, उतारो। स्क्रीन पॉज करके उतार लो। तो सोचे वर्डन इज एफ डॉट ds में ds इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो जरूरी नहीं है, हाँ 90% सवालों में वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं, बट फिर भी ठीक। चलो नेक्स्ट देखें इधर। मान लो मैं आपको बोलूं कि फोर्स, मान लो मैं आपको बोलूं कि फोर्स, ऐसा सवाल कुछ नहीं, देखो सिंपल, आपको समझ में आ जाए। मान लो मैं आपको बोलूं कि फोर्स इक्वल्स टू 2t², मतलब फोर्स किसका फंक्शन है, टाइम का। किसका, टाइम का। बोलो क्लियर, किसका फंक्शन है, टाइम का। बिल्कुल सही भाई। अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है तो क्या करें भाई, अब आपको पूछा जाए फाइंड वर्डन इन t0 सेकेंड, वर्डन इन t0 सेकेंड, मास वास mm मान लो, जो आपको मानना है मान लो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जाए वर्डन बताओ। बोलो क्लियर, पक्का, सोच लो। ओके स्क्रीन पॉज कर लो, सवाल करो। स्क्रीन पॉज कर लो, सवाल करो। है ना, चलो मेरा वो लैपटॉप लिया, हाँ रखा है ना वो लिया। चलो फाइंड वर्क डन इन t0 सेकेंड, फाइंड वर्क डन इन t0 सेकेंड। चलो भाई देखो भाई, फाइंड वर्क डन इन t0 सेकेंड कैसे करेंगे, करो करो करो, ट्राई करो भाई। ट्राई कर लिया क्या, देखो फाइंड वर्क डन इन t0 सेकेंड, फाइंड वर्क डन इन t0 सेकेंड। चलो भाई आ जाओ इधर, देख देखो ध्यान से। वर्डन क्या होता है, एफ डॉट ds, क्या होता है, एफ डॉट ds, पक्की बात, सोच लो। चलो देखो, तो dw लिखा गया एफ डॉट ds या dx, जो आपको लेना है लो, ठीक। दोनों में एंगल 0 है, कोई बुरी वाली बात नहीं। एफ के लिए लिख दी 2t², क्या लिख दी गई 2t²। बोलो क्लियर, एकदम पक्का, क्लियर, 2t²। अब ध्यान देखो तो dx, क्या इस dx बाई को लिख सकते हैं ऐसे, dx बाई dt इंटू dt। तो dx बाई dt इज व्हाट, वेलोसिटी। तो क्या लिख सकते हैं, 2t² इंटू वेलोसिटी इंटू dt। अब वेलोसिटी कैसे निकाले, काइनेमेटिक्स। ध्यान देखो तो एक्सेलरेशन कितना है, 2t² बाई m,
तो वेलोसिटी क्या है, dv बराबर 2t स्क्वायर बाई m इंटू dt। बोलो क्लियर है क्या? तो 0 टू v 0 टू t, ठीक। तो v की वैल्यू कितनी आई भाई, v के लिए देखो 2 बाई एम टी क्यूब बाई 3। क्या v भी t का फंक्शन आ गया? v भी किसका फंक्शन आ गया? t का। देखो तो क्या लिखा गया, 2t स्क्वायर 2t क्यूब, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल सही है। 2t क्यूब बाई 3m dt। तो लिखा गया वर्क डन dw 4 बाई 3m t की पावर 5 dt लिमिट 0 टू t नॉट। क्या आंसर आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? पक्का? अगर कभी भी t का फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो? t का। सोच के देखो, मैंने x का फंक्शन, हाँ, x का फंक्शन ग्राफ के साथ, हाँ, t का फंक्शन वर्क डन। क्या अपन सवाल कर सकते हैं? पक्के से एकदम 101%, बस ऐसे करते हैं। तो क्या सीखा हमने कि भाई वर्डन टी का फंक्शन हो, वर्डन एक्स का फंक्शन हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चल और देखो, आइए ठीक। तो ये अपना टी का फंक्शन हो, एक्स का फंक्शन हो, ऐसा हो, वेक्टर फॉर्म हो, ऐसे अपन करते हैं। मैं आपको कुछ कुछ अब बातें समझाना चाहता हूं फोर्स की टर्म्स में। असलियत में वर्क डन पे एक चर्चा करी जाती है जिन्हें बोलते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्चुअली वर्क डन से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है? वर्क डन से। उस कहानी को अपन पहले अच्छे से समझ लें। वर्क डन में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहले तो अगर बेसिक वर्क डन समझ में आया क्या क्या होता है। वर्क डन 0 हो सकता है। पहली बात, वर्क डन अगर 0 हो तो उसकी इंपॉर्टेंस ना हो, ये सत्य नहीं है। बोलो क्लियर एकदम, है ना। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो लॉजिकली हमें समझ में आता है कि यार वर्डन 0 तो वर्डन 0 हो तो फोर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो गलत है। उसकी इंपॉर्टेंस होती है। वर्डन बराबर एफ डॉट ds में ds है, ds इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो भाई और देखते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है, जैसे मान लो कि मैं आपको इलस्ट्रेशन बताता हूं कि एग्जाम्पल, मान लो कि फोर्स की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप है और आप पार्टिकल को ले गए ओरिजिन से लेकर 2,4 तक, तो वर्क डन पूछा गया। तो आपने क्या करा, आपने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट dxi कैप प्लस dy j कैप। बोलो क्लियर एकदम, थोड़ा तेज बोलूंगा, ध्यान सुनना अच्छे से। तो हमने लिखा 2dx प्लस 3dy क्लियर, इंटीग्रेशन लगा ली, लिमिट लगाई 0 टू 2, लिमिट लगाई 0 टू 4। तो 2 का डिफरेंशियल आया 2x, कितना आया 2x। तो 2x अपने लिख देगा कि x के लिए 2 तो 4 प्लस 3, उधर देखो लिमिट लगी 0 टू 4 तो 3 4 जा 12, तो कितना आया 16 जूल। कितना 16 जूल, 16 जूल वर्क डन आया। ठीक, इसमें क्या था सर? ध्यान से देखो, एक बात नोट करो कि 2i के प्लस 3j कैप कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स। क्लियर है एकदम? तो कांस्टेंट फोर्स है। चलो भाई बहुत बढ़िया। ये नेट थोड़ी चल रहा होगा। चलो अब क्या है, 16 जूल, 4 प्लस 12 16 जूल। ठीक भाई, मैं एक और इलस्ट्रेशन आपके सामने लेता हूं। मान लो मैं आपको बोलूं कि फोर्स की वैल्यू है x स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलो क्लियर। पार्टिकल को ले गए 0,0 से वहीं 2,4, यही रख लेते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक, 0,0 से 2,4 है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ भैया बताओ ना, क्लास ले लो। हाँ मतलब अभी तो क्लास है। अभी 9:30 बजे ना, आप मान लीजिए चलो 11:30 तक तो ही। उसके बाद 1-2 जगह आज आर के और मैं सर के वो है ना इनॉग्रेशन, वहां जाना है मकान का। आज तो मुश्किल है, आज तो उनकी शादी है, टिंकू भी आ गया। आज तो ये सब लोग तो, मम्मी और तो वहीं बिजी है आज। अभी बासन हाँ
तो हम बोल रहे थे 0,0 से 2,4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो भैया डीडब्ल्यू वर्डन लिखने का तरीका तो वो ये, तो हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस वाई dy, क्लियर, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ। यहाँ पे लिमिट लगाई 0 to 2, यहाँ लगाई 0 to 4, इसका इंटीग्रेशन आया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा ली 0 to 2, और इसका इंटीग्रेशन आया वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दी 0 to 4। चलो भाई ये आ गया 2 का क्यूब मतलब 2 to 4, 4 3 8/3 आ गया ये, और ये अपना वाई स्क्वायर यानी कि 16/2 यानी कि 8, क्लियर है एकदम। तो 3 8 24 प्लस 8 32/3। चलो वो तो एक अलग बात। फिर से ध्यान से देखो तो ये जो फोर्स था ये किस प्रकार का था, कुछ नोट करें। चलो मैं एक और इलस्ट्रेशन करता हूं, फिर आपको अंतर समझ में आएगा इस बात में। ध्यान से देखो, मान लो मैं आपको फोर्स की वैल्यू बोलूं ऐसी, देखो सब लोग कैसी फोर्स की वैल्यू देखो ध्यान से, 2xy i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप, 2xy i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप। देखो फिर से वहीं रखते हैं अपन 0,0 से 2,4। मैं इसके साथ एक और इलस्ट्रेशन और ले लेता हूं ताकि मैं आपको अंतर समझा पाऊं कि मान लो फोर्स की वैल्यू है सिंपली 2y i कैप 0,0 से 2,4, क्लियर। दोनों में वर्णन लिखते हैं, आइए मिलके लिखते हैं dw इक्वल्स टू क्या लिखा गया, वही 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dy, पक्का, इंटीग्रेशन 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dy। अगर आपने dw ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dy। चलो भाई ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर हम बहुत ध्यान देंगे, सोचो 2xy dx एक्स स्क्वायर dy, इसे इंटीग्रेट कर सकते हो क्या लिमिट लगा के x की? नहीं, क्यों? फंस गए, y फंस गए ना, इसे इंटीग्रेट कर सकते हो क्या? नहीं। यहां पर भी लिखते हैं, चलो एक बार थोड़ी अकल लगाते हैं, 2y dx कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो? अरे ये y x वेरिएबल कैसे सॉल्व करोगे? पक्का, अब फंस गए अपन तो, ठीक। सोचो, इसको थोड़ा और इधर उधर लिखते हैं, 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, ऐसे लिखो। कुछ हो सकता है क्या? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? ऐसा। क्या यहां पे कुछ ऐसा कर सकता हूं? नहीं। इस स्टेप से इस स्टेप पे हर इक्वेशन में आ पाओगे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आ पाओ तो आप बच पाओगे, वरना बच नहीं पाओगे। जैसे इसमें तो क्या करें, एक्स स्क्वायर वाई को मान ले के, क्या मान ले के। अब सोचो, क्या ये हो गया इंटीग्रेशन डी के, सोचो के की लिमिट, क्या इनिशियल के 0,0 जी के वैल्यू 0 है, बट फाइनल के की वैल्यू 2 स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16 है। क्या डी के का इंटीग्रेशन के तो वैल्यू आई 16 जूल। बोलो क्लियर एकदम? यहां फंस गए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहां तो तीनों में कोई दिक्कत नहीं आई। इन तीनों इलस्ट्रेशंस में और उस चौथे इलस्ट्रेशन में एक बेसिक अंतर है। इन तीनों इलस्ट्रेशन में सोच के देखो, क्या मैंने बोला कि आप ऐसे गए कि ऐसे गए, कोई फर्क? वर्णन 16 जूल। इसमें भी ऐसे गए, कैसे गए, कोई फर्क? इसमें भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर सोचो, इसको सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x पता हो। y एज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ओनली व्हेन y एज अ फंक्शन ऑफ x इज नोन, मीन्स पाथ इज नोन। अच्छा, मीन्स पाथ इज नोन, यानी कि कैसे गए, ऐसे अगर गए तो अलग आंसर आएगा, वर्णन 1। ऐसे गए तो आंसर अलग आएगा, वर्णन 1 इज नॉट इक्वल टू वर्णन 2। क्या वर्णन इज पाथ इंडिपेंडेंट? वर्णन इज
सोच, यहाँ पे y का फंक्शन अलग होगा, यहाँ पे y का फंक्शन अलग होगा, तो क्या वर्णन अलग आएगा? यहाँ पे ऐसी कोई चर्चा, अरे सॉल्व करते वक्त कोई परेशानी नहीं आई, कोई सा भी बात ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसी बात है। यानी कि अपने लिख दिया वर्णन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्णन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ध्यान दे, तो पहले तीनों इलस्ट्रेशन में वर्णन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उन्हें कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। नहीं आया? पक्का? सच्ची? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? जिनका वर्णन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जिसकी तीन फॉर्मेट होती है। देखो, कांस्टेंट फोर्स, इसको ध्यान से देखो तो कैसी फॉर्मेट है। एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स, मतलब आई के साथ एक्स का फंक्शन, वाई के साथ जे के साथ वाई का फंक्शन और के के साथ जेड का फंक्शन। तो आपको इंटीग्रेट करने में कभी भी कोई दिक्कत। और ये स्पेशल फॉर्मेट, इसे कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। क्या कहते हैं? परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। ध्यान देखो, ये हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये तीनों फोर्स कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव। और ये कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड करता है, जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो है जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की तीन फॉर्मेट, कांस्टेंट फोर्स एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, एंड थर्ड इज परफेक्ट डिफरेंशियल। सर हमें कैसे पता पड़ेगा परफेक्ट डिफरेंशियल? ऑब्वियसली बात है, ऐसे पता पड़ेगा। हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक है इसे पता करने की। ध्यान से देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है। जैसे मैं बताता हूं, मान लो आपको फोर्स दिया जाए एक्स, मान लो आपको फोर्स दिया जाए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x क्यूब वाई जे कैप। ये डिफरेंशियल है कि नहीं है? परफेक्ट डिफरेंशियल है नहीं है, वो दोनों तो नहीं है। सोच कैसे? इसे पार्शियली इंटीग्रेट करो। पार्शियली क्या करो? इंटीग्रेट। क्या करो? पार्शियली इंटीग्रेट। तो क्या बन जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में? तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इसे पार्शियली इंटीग्रेट करो y के रिस्पेक्ट में, क्या बना? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अगर ये सारी टर्म्स ऐसे सेम आ जाए, इसका मतलब परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो देख, इसका वर्णन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। देख, यहां पे भी ऐसा हो रहा है। हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? तो बताओ कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हमारे लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन है? जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपन पढ़ेंगे। अपने ग्रेविटेशनल फोर्स G1 M2 बाय आर स्क्वायर। मान लो अपन बात करेंगे अपन एक पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक लाए, क्या बताओ? ऐसे लाए, ऐसे लाए, ऐसे लाए, क्या वर्णन कांस्टेंट मानते हैं? यहां से यहां पहुंच गए, वर्णन mgh, वर्णन mgh कितना बाद में पढ़ेंगे mgh। बोलो क्लियर है क्या एकदम? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर, आगे पढ़ेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी के साथ, अभी सब कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल। सोचो एक ब्लॉक को मैं यहां से यहां से ले जाऊं, तो फ्रिक्शन कुछ कार्य करेगा? सोचो ऐसे ले जाऊं, वहीं पहुंचे, बताओ किसमें फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा? जिसमें लेंथ ज्यादा चले, है कि नहीं है? इसका मतलब वर्णन बाय फ्रिक्शन क्या पाथ पे डिपेंड करता है? वर्णन बाय फ्रिक्शन क्या पाथ पे डिपेंड करता है? अगर करता है तो फिर ऐसी बात है। बोलो क्लियर? पक्का? एकदम पक्का? गुड। अब आराम से स्क्रीन को पॉज करो और क्या लिखोगे? कंजर्वेटिव फोर्सेज आर द फोर्सेज, मैं लिखा रहा हूं, पहले लिखो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर द फोर्सेज whose वर्णन is path independent, whose वर्णन is path independent. Example, gravitational force, spring force, electrostatic force, etc. Types of conservative forces. स्क्रीन को पॉज करो और ये लिख दो पहली तीन फॉर्मेट। बोलो क्लियर? स्क्रीन को पॉज करो, पहली तीनों फॉर्मेट लिख लो, लिख के चालू कर लो। अब सुनो, अब लिखो नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन। इन दीज टाइप ऑफ फोर्सेज वर्णन बाय फोर्स
In these type of forces, work done by force is independent of path. Sorry, is dependent on path. Is dependent on path. Clear है? For example, frictional force. For example, frictional force. और एग्जाम्पल लिख लो, स्क्रीन पॉज करके एग्जाम्पल लिख लो. चलो हम नेक्स्ट वन पढ़ेंगे भाई. चलो वो होते हैं जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड, जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता. बात नहीं सुने इधर. अब असलियत में हमारे लिए जीवन में दो टाइप के फोर्स है. वन इज कंजर्वेटिव, वन इज नॉन कंजर्वेटिव. वो जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड करता है, तीन टाइप के होते हैं. कांस्टेंट, एफएक्स, तीनों बता दिया था मैंने, एफएक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, और तीसरा इज परफेक्ट डिफरेंशियल. वो परफेक्ट डिफरेंशियल देखने का तरीका क्या था? क्या पार्शियल इंटीग्रेट करके देख लो. पार्शियल क्या करके देख लो? पार्शियल इंटीग्रेट करके देख लो. कोई कष्ट वाली बात? सबने बोला ठीक, मैंने नहीं बोला ठीक. नाउ लिसन टू मी वेरी डाउटफुली, केयरफुली. अब सुन ले, आज कुछ खास नहीं होगा लेक्चर में, बेसिक बेसिक बातें उसे कंप्लीट करते हैं. अब कंजर्वेटिव फोर्सेस तीन टाइप के थे, वो मैंने आपको बता दिया इस तरीके के होते हैं. कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोलते हैं? फिर कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी भले यहाँ पढ़ा रहा हूं, बट ये जीवन की बहुत अमूल्य सत्य है. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अनंत सवाल होंगे. आप पोटेंशियल एनर्जी से पता नहीं कितना खेलोगे, आपको खुद को भी नहीं पता. इसलिए पोटेंशियल एनर्जी समझे और एक बात फील करें कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आसान करने के लिए लाया गया है. क्या करने के लिए? आसान. पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट सवालों को आसान करने के लिए लाया गया, इसलिए इसको नए चैप्टर की तरह मत पढ़ो. इसको ये सोच के पढ़ो कि ये चीजों को एट द एंड क्या करेगा, आसान. बस ये बात ध्यान रखना एकदम. अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेगी? सिंपल सी बात. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन बात करें तो अपन सिंपल सी बात अपन जानते हैं कि मान लो आप कोई भी फोर्स है, उसकी वजह से यहां से यहां गए. कंजर्वेटिव फोर्स. कौन सा फोर्स? अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स में ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, कहां गए? ए पॉइंट से. क्या पाथ पे डिपेंड करता है यार? कंजर्वेटिव फोर्स में कोई फर्क कैसे भी आप ले लो. तो आपने क्या करा? आपने बोला, जैसे आपने सिंपल सी बात करें कि आपने बोला ए से बी अगर आपको ले जाना है, तो आपने जो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करा वो ऐसे करा. देखो ध्यान से, du बराबर dw की माइनस dw, dw माइनस dw. ये dw किसका? कंजर्वेटिव. यहां नॉन कंजर्वेटिव आने का कोई लॉजिक. दोनों तरफ पूरा पूरा इंटीग्रेट कर लेते तो du के लिए लिखी जाती है ढिचिक ढिचिक. ड्यू इज द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन छोटी छोटी बातें और कर लेंगे. अभी क्या क्या है ध्यान से. ड्यू की वैल्यू लिखी गई यू इनिशियल से लेकर यू फाइनल. ये सब जल्दी जल्दी बोल दूं क्या? क्या लिखूं? बोल. यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय टोटल कंजर्वेटिव फोर्स. यस और नो? और वी कैन से डेल्टा यू बराबर माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. और मैं तो कहता हूं आप ऐसे रटा करो इसे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपके काम में आती है बात. असलियत में ये किसलिए डिफाइन करा गया है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चूंकि ए से बी जाते वक्त पाथ पे डिपेंड नहीं करती, मान लो कि इस पर्टिकुलर सवाल में वर्णन आया 10. कितना आया? यहां हम कोई एक वैल्यू मान लें 5. कितनी मान लें? और वहां मान लें 15. तो उनका डिफरेंस कितना है? 10. उन डिफरेंस को पोटेंशियल एनर्जीज बोला गया है. क्या बोला गया है? कैसे उसको फील कराया गया? मैं आपको फील कराता हूं, ध्यान सुनो. मैं इस ब्लॉक को उठा के यहां से यहां ले गया, मैंने कार्य करा नहीं करा? कहां गया? कहीं गया जो दिखाई, पर वो है. पर वो क्यों हमें इस बात का एहसास है? क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो नीचे आ जाएगा वापस अपनी जगह. हाँ कि ना?
कोई बुराई, ऐसा मजाक नहीं, चले गिर जाता 10-20 हजार नुकसान। हाँ ना बोले यार, असलियत में वो भले दिखाई नहीं दे। जैसे मान लो हमने एक चार्ज क्यू यहाँ लिया, एक चार्ज क्यू यहाँ लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू या क्यू क्यू, और दोनों पकड़ के रखा तो ठीक है, छोड़ दिया तो किधर भागेंगे? दूर। मतलब इनको बनाते वक्त सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? असलियत में जब हम किसी भी सिस्टम को बनाते हैं, जब हम किसी भी सिस्टम को, तो हम एक कार्य करते हैं हिडन, एक कार्य करते हैं हिडन। जो कार्य भले कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता, बट वो होता तो सिस्टम को रिलीज कर देता। पार्टिकल ऊपर लाया, छोड़ दिया, कहां गिरा? मतलब उसमें कुछ था, कुछ वो डिफॉर्म नहीं हुआ, बट उसमें कुछ नहीं था। बेसिकली उसमें और धरती माता में, अरे यार हाँ ना बोल, कोई इंटरेक्शन फोर्स है, कोई इंटरेक्शन फोर्स जो उसे वापस पुल बैक कर रहा है। पहले था जो बोला चमका, उस चीज को हमने नाम दिया पोटेंशियल। अच्छा, अगर इसकी वजह ऐसा फोर्स लिया जाता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, जो मान लो यहां से लेकर यहां तक लाता तो अलग वर्णन, यहां से ऐसे लाता तो अलग वर्णन, यहां से लाकर यहां तक लाता तो अलग वर्णन। इन सब चीजों से बचने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन कर दिया गया और दूसरी पे भी डिफाइन कर दिया गया। तुम थोड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स दे रहे हो। मैं कोई नई चीज आता है तो मैं जल्दी बोलूं, फालतू टाइम बात नहीं करूं इसमें। अरे यार हाँ ना बोल। तो एक बेसिक से लेकर दूसरे लेवल तक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी गई। कैसे वो मैं आपसे फिर से बता रहा हूं। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी गई यूए, और यहाँ पे क्या करी गई? यूबी। क्या दिस यूबी माइनस यूए इज बेसिकली वर्डन की माइनस वर्डन? माइनस वर्डन। क्या ये पाथ पे डिपेंड करती है? ये पाथ पे डिपेंड, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है इसलिए नहीं करती। अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होता तो ये क्या ये चीज यूबी माइनस यूए डिपेंड्स ऑन पाथ? यस और नो? मैंने कुछ भी चीज डिफाइन कर ली, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी बोला, यहाँ बोला यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, बाद में से पोटेंशियल बोलोगे, क्या बोलोगे? पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या यूबी माइनस यूए बराबर माइनस टाइम्स वर्डन, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए डिफरेंस पाथ पे डिपेंड। अब अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होता तो क्या ये पाथ पे डिपेंड करता? तो डिफाइन ही नहीं करा, फिर उसका लॉजिक नहीं है कोई। मैं बोलूं कि यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे, तो आपने बोला डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। 20 माइनस 10 कितना? 10। वो डिफरेंस कांस्टेंट है। बट अगर ये वर्णन पाथ पे डिपेंड करता तो फिर ये डिफरेंस कांस्टेंट। इसलिए एक चीज डिफाइन कर दी, यहाँ पे मान लो एनर्जी है 10 और यहाँ पे है, तो आपने बोला वर्णन मत निकालो आप। तो यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 20 थी, लाने में कितनी लगी? 10। तो वही वर्णन पहला था जो बोला चमका। यार हाँ ना बोल। पर ये तभी बोल पाए जब वर्णन पाथ पे डिपेंड। अगर करता तो फिर बोल। सोच, एक ब्लॉक को यहां से लेकर बोल दे कि यहाँ पे फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी 5, कितनी? खुपाच, वहां पहुंचे। इस वाले केस में और इस वाले केस में वर्णन सेम है कि अलग? तो फिर सोच, यूए तो सेम मान लिया, यू भी दोनों में सेम आता अलग, सेम आता अलग, तो क्या एक ही जगह के यू भी अलग अलग हो जाते? तो फिर उसको डिफाइन करने का कोई लॉजिक। इसलिए कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी का कोई लॉजिक। लॉजिक किस चीज का है? अब आप सोचते क्या मतलब था, क्यों जरूरत आई इसकी? जरूरत मैं आपको बताता हूं। आपको दो इलस्ट्रेशन, एक इलस्ट्रेशन लेता हूं अभी वाला, जो वो क्लैरिटी लाएगा। ध्यान सुनना। मान लो आपको बोला गया, ध्यान से देख एकदम, कि एक स्प्रिंग है। उस स्प्रिंग को, ध्यान सुन, उस स्प्रिंग को मान लो कि मैं 2 मीटर से, के 1 मीटर से लेकर नेचुरल लेंथ से 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक ले गया। तो बच्चे ने बोला वर्णन लिखने का तरीका सिंपल सुने। वर्णन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का, अगर आप किसी भी x दूरी पर हो तो आप पे फोर्स लगेगा kx। कितना लगेगा? जाओगे dx तो वर्णन लिखोगे माइनस kx dx। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 2 माइनस k x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 to 2 माइनस k 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस k 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3। बोल सही गलत? कोई बुराई नहीं है इसमें, वर्णन निकालने का बेस्ट तरीका है। बट किसी एक व्यक्ति ने यह बोल दिया कि आप तो एक चीज याद रखो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है। कितनी है? वो कहां से लाया हूं मैं आपको समझा दूं, आप चिंता ना करें इस बार। आपको बोल रखा है कि वर्णन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। मान लो आपको रटा। अच्छा, एक्स कहां से लिया उसने? ऐसी पोटेंशियल एनर्जी आप वहां पे भी पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब आपको रटा दिया जाता है के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे तो आ जाएगा G M1 M2 बाई। तो कैसे लाते हो मैं आपको बता दूंगा। पर अगर डिफाइन कर रखा है, मान लो उसने बोल रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, तो उसने बोला भैया वर्णन
by conservative force is simply u final minus u initial की u initial minus u final. तो इसे सिंपल लिखा हाफ के 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आंसर. अरे सही की गलत? तो वो छोटा है कि ये छोटा है? मैं ये नहीं कह रहा कि, एक बात बताऊं आपको, बिना पोटेंशियल एनर्जी के भी पूरी दुनिया सॉल्व हो सकती है, इसमें कोई शक वाली बात. मैं आपको मेजरली बताऊं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंटीग्रेशन से बचाएगी. किससे बचाएगी? 13 के स्टार बैच के बच्चे हो, समझ सकते हो जो मैं कहने वाला हूं. ध्यान सुन. सिंपल सवाल, एक Q1 चार्ज है जिसे फिक्स कर दिया गया और एक Q2 चार्ज है जिसे छोड़ दिया गया R1 दूरी से. पूछा गया R2 दूरी में रफ्तार बताओ. तो वन मेथड तो इंटीग्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है. दूसरा सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है. इनिशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R1, के Q1 Q2 बाई फाइनल के Q1 Q2 बाई R2 प्लस हाफ एनर्जी. एक लाइन में आंसर आ गया. ये पोटेंशियल एनर्जीज है. अरे कभी जीवन में पढ़ी होंगी. इंटीग्रेशन करने की जरूरत. मैं आपको रिलेटिव बताऊं तो आपको ये फील करना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मुझे इसलिए सीखनी है ताकि मुझे बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत. स्प्रिंग में वो आपको इंटीग्रेशन से बचाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको इंटीग्रेशन से बचाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंटीग्रेशन से बचाएगा और कई सवालों में बचाएगा. ये तो मेजर 3 बातें हैं जिनसे आपको बचाएगा. बट पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट? इट इज डिफाइंड ओनली फॉर व्हाट? उसको नॉन कंजर्वेटिवली डिफाइन करने का कोई लॉजिक उसको नॉन कंजर्वेटिव कोई मतलब. क्यों? क्योंकि उसका वर्णन पाथ पर डिपेंड कर जाता है. तो फिर उसका कोई लॉजिक. आप इनिशियल माइनस फाइनल लिख, क्योंकि वो हर पॉइंट के लिए फाइनल अलग हो जाए. बोल होगा कि नहीं होगा. अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए. ये तो ऐसे ही बता दिया, उतारना मत, ऐसे समझाया मैंने. खैर हम तो वहीं पे बात करते हैं. अब डेल्टा यू इज बेसिकली माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. मान लो मैं बोलूं यहां पे कि पोटेंशियल एनर्जी 5 है, या सॉरी मैं बोलूं एक ब्लॉक को उठा के यहां से यहां ले आऊं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी है? mg है. कितनी? ऐसा आपने पढ़ा है. जब यहां कितनी है तब आपने डिफाइन करा ना 0. या mgh हो तो यहां 5 mgh तो या 9 mgh तो आपने डिफरेंस कांस्टेंट रखा. रेफरेंस आपने चेंज करा लिया. रेफरेंस कौन चूज करता है? क्या पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम? यस और नो? क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट की रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है. यस और नो? बट पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड. छोटी छोटी बातें पोटेंशियल एनर्जी की फिर से सुनते हैं. पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज बेसिकली माइनस टाइम्स वर्क डन. वो तो किताबी डेफिनेशन है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दी. इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. कोई बुराई वाली बात. पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम. यस. पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम. यस और नो? बट पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड. बेसिक कोर बात जो फील के साथ आनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना मुझे किससे बचाएगा और वो सवालों को क्या करेगा, ये मन में बैठा लो. इसमें कोई शक वाली बात. हाँ ना बोल. वो जो लिखा है लिख, जो इच्छा हो लिख, और जो लिखा रहा हो लिख. फटाफट लिख एकदम रफ्तार में. फील करें थोड़ी सी, कुछ खास नहीं पढ़ाया है, बस फील है. धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अब 1-2 लेक्चर में. मैं भी 3-4 लेक्चर पढ़ाऊंगा आपको वर्क ऑन एनर्जी पूरी ढंग से एकदम. हाँ भाई. आप कल के लेक्चर में ना आधा पौन घंटे डिस्कशन करेंगे ताकि कुछ पढ़ भी पाए. भाव हो जाते पढ़ तो बात ही नहीं होगी. एनर्जी जूल होती है, मतलब वही एनर्जी वाली यूनिट होती है. नेगेटिव हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी. लिख लो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, सब छोटी छोटी बातें लिख लो. स्केलर होती है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकती है, यूनिट एनर्जी वाली है. Next, it is only defined for conservative forces. It is only defined for conservative forces. It is only defined for conservative forces. Let me go, because work done by conservative force is part independent.
because Vernon by conservative forces is path independent. Next लिखो, potential energy at a point depends on the reference frame, या reference point लिख लो. Potential energy at a point depends on the reference frame or point, whatever. But potential energy difference does not depends on reference frame. नीचे लिखो, असलियत में हमें समय के साथ पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का यूज हमें इंटीग्रेशन से बचाता है और सवालों को आसान करता है. असलियत में समय के साथ हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का यूज हमें इंटीग्रेशन से बचाता है और साथ ही साथ सवालों को आसान करता है. और साथ ही साथ सवालों को आसान करता है. और साथ ही साथ सवालों को क्या करता है? आसान. बाकी कल पढ़ेंगे.